नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अदालत द्वारा सजा से दंडित करने पर राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा निलंबित। मंडला की अदालत ने राजस्व निरीक्षक मिश्रा को सुनाई थी 7 साल की सजा। वारासिवनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की हड़ताल समाप्त। 10 दिन पहले हुई हत्या का पर्दाफाश। जादू टोने के संदेह में की गई थी चरवाहे की हत्या। अपनी ही उपज बेचने के बाद पेमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं किसान। सुरवाही के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर लगाया गबन का आरोप। कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन, कहा गबन की जांच नहीं हुई तो पंचायत में जड़ा जाएगा ताला। और 1 फरवरी से वितरित किए जाएंगे बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र और प्रायोगिक सामग्री। और अब समाचार विस्तार से। कलेक्टर डीवी सिंह ने कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट में पदस्थ राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा को न्यायालय मंडला द्वारा 7 साल के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बालाघाट रखा गया है। राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा को कलेक्टर की अनुमति के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ने कहा गया है। राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा के 23 जनवरी 2016 से 9 अप्रैल 2017 तक बिना सूचना एवं अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस उनके गृह निवास ग्राम भुआ बिछिया मंडला के पते पर जारी किया गया था, जिसे उनकी पत्नी श्रीमती आशा मिश्रा द्वारा प्राप्त किया गया था। इस संबंध में मंडला के पुलिस अधीक्षक को जानकारी देने कहा गया था। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा धारा 420, 436, 468, 471, 120 बी में 7 साल की सजा और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा के जेल में रहने के कारण उसे निलंबित किया गया है। वारासिवनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा की जा रही भूख हड़ताल दूसरे दिन सोमवार को समाप्त हो गई। यह भूख हड़ताल उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष आनंद ताम्रकार के नेतृत्व में गांधी चौक पर की गई थी। आपको बता दें, रविवार को नगरपालिका द्वारा 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बनाए जाने वाले प्रवेश द्वार का शिलान्यास राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा कराया था। इस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा विरोध करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी गई थी। संगठन के अध्यक्ष आनंद ताम्रकार का कहना है कि क्षेत्र में 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ऐसे में मात्र 3 के नाम पर द्वार बनाना बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। ऐसे में केवल एक ही द्वार बनाया जाए जिसमें सभी 92 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे जाएं। उन्होंने स्वीकार किया कि वारासिवनी नगर में एक ही प्रवेश द्वार बनेगा जिसमें नगर के 92 सेनानियों के नाम अंकित रहेंगे। पृथक से किसी का भी कोई द्वार नहीं बनेगा। और उन्होंने स्थानीय नगरपालिका को और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं, आश्वासन वाला पत्र हमको दिया जाए। तो नगरपालिका की ओर से आश्वासन वाला पत्र प्राप्त हो रहा है और तहसीलदार महोदय के यहाँ से पत्र टाइप होकर आने वाला है। तो क्या आप हड़ताल समाप्त करें? हाँ, विधायक जी के अनुरोध पर। और उन्होंने यह कहा कि ये जो आपकी मांग है इसके सिलसिले में केवल जिला प्रशासन तक ही नहीं, हम प्रदेश स्तर पर प्रदेश शासन के समक्ष इस बात को रखेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे ताकि एक प्रवेश द्वार बने जिसमें 92 सेनानियों के नाम। इस भूख हड़ताल के दूसरे दिन विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल हड़ताल स्थल पहुंचे और उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए फल का जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। साथ ही नगरपालिका द्वारा एक द्वार बनाने का पत्र उत्तराधिकारी संगठन को दिया गया कि हमारे भी पूर्वज, हमारे माता पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक रहे। 3 ही लोगों का नाम के नाम से क्यों हो, सभी लोगों के नाम से ये ऐसे स्मारक बने या गेट बने, ऐसा आनंद दिया इस बात को लेकर के और गांधी चौक पर अनशन पे बैठे। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को साथ लेकर के चलने का था ये विषय एक अलग। अगर आपकी राय जानना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए इस मसले पर? ये को लेकर के अनशन शुरू किया था। उनका उद्देश्य एकदम सटीक था
कि पूरे 92 लोगों के नाम से बने, जो भी बनना है, जो भी लिखा जाना है, वो 92 लोग, चूँकि वो सारे परिवार जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े परिवार है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों से पीड़ा प्राप्त उनको हुई, अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है उन 92 परिवारों पर, तो उनको क्यों छोड़ा जाना चाहिए? उनकी स्मृति में, उनकी याद में भी कहीं ना कहीं कोई बात होना चाहिए। महकेपार के पास किशनपुर के जंगल में 10 दिन पहले एक 65 वर्षीय चरवाहे बेनीराम नेवारे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्या के मामले में गांव के ही एक 23 वर्षीय युवक दिलीप नेवारे को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक की मां की तबीयत बिगड़ने पर युवक द्वारा बेनीराम से झाड़ फूंक करवाई गई थी। झाड़ फूंक के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई थी। इस पर दिलीप अपनी मां की इस हालत के लिए बेनीराम को ही जिम्मेदार मानता था और उसने 18 जनवरी को जंगल में बेनीराम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार का 28 जनवरी को बालाघाट प्रवास पर आगमन हुआ। यहां एक बैठक लेकर उन्होंने पार्टी की जिला इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा की। श्री अहिरवार द्वारा सत्यप्रकाश शुल्के को पार्टी का बालाघाट जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं महेश चौहान को उपाध्यक्ष, गौरव जायसवाल को महामंत्री मनोनीत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री अहिरवार ने बताया कि उनकी पार्टी स्टंप पेपर पर शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र जारी करने वाली देश की पहली पार्टी है। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी 49 जिलों में पार्टी का विस्तार हो गया है। 21 जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। हम फरवरी तक समस्त जिलों में मध्य प्रदेश के पार्टी की कार्यकारिणियों का गठन कर देंगे और मार्च से मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी अपनी आम सभाएं लेना प्रारंभ करने वाली है। 2018 में मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी ने 15 जुलाई 2017 को भोपाल में पार्टी का 2018 के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र की एक विशेषता है और वो विशेषता ये है, कड़ी मेहनत के बाद अनाज का उत्पादन करने वाले किसान अपनी ही बेची गई उपज का मूल्य प्राप्त करने के लिए दिन भर पसीना बहा रहे हैं। जी हां, हनुमान चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में किसानों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन किसानों ने अपनी धान बेची थी, उसका पेमेंट लेने यहां आए हैं। इन किसानों का कहना है कि सुबह से आने के बाद भी उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। एक किसान ने तो यह भी बताया कि कल उसके यहाँ सगाई है और वह यहाँ आज पेमेंट लेने के लिए परेशान हो रहा है। प्रताप किसिन। कहाँ से आए हैं आप? कन्नड़ गाँव से। क्यों आए थे यहाँ पे आज? हम लोग आए थे यहाँ पैसा निकालने अपना धान का। निकल रहे कि नहीं निकल रहे? नहीं, पैसा नहीं दिए अभी तक। क्यों? पैसा बोल रहे कि पैसा आएगा नहीं आएगा, अभी विड्रॉल भर के दे दो, और अभी तक शाम होते आ गया, 6-7 बजते आ गया और अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। कितनी देर से आए आप लोग? हम लोग आए 10:30 बजे से आ गए। हमने पूछे ना तो बोलते अभी रुक जाओ, कुछ देर बाद दे देंगे, कुछ देर बाद दे देंगे, करते करते शाम हो गया अभी तक। तो अभी कोई गुंजाइश वगैरह? अभी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, वो तो चले गए जो पैसा देते हैं। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या बोलते हैं हम, पैसा मिलना चाहिए हम लोग को। सभी किसान यही चाहता है कि पैसा ले जाए घर, वो सुबह से आया अपने घर छोड़कर। आपका? सुखलाल खैरवार। कहाँ से आए आप? माने गाँव। क्यों आए थे यहाँ पे? पैसे लेने आए थे धान के। कितना पैसा बनता है आपका? 17,500। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? तो खाते में बोले आधे पैसे बांटे और आधे अभी रोक के रखे, बोले पैसा खत्म हो गया। तो मैनेजर से बात की आपने? हाँ, मैनेजर से बात किया ना, बोले अभी टाइम है, उनको बोले पैसे के लिए जा रहे हैं बोले। तो आज मिलने की गुंजाइश है कि नहीं? अभी तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है। कितने गाँव के किसान आए हैं यहाँ पे पूरे? हाँ, तो बहुत से गाँव का। 50 गाँव के होंगे। 50 गाँव। नोकलाल खरे। कहाँ से आए? पिंडराई से। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसके परेशानी है। तो कितने देर से खड़े हैं आप लोग? हम तो 11 बजे से। क्या? हाँ, सोसाइटी में भी ऐसे ही है, पेमेंट लेते समय भी परेशानी है। कल आओ तो फिर परसों आओ, विड्रॉल है, कभी विड्रॉल नहीं मिलते। बैंक वाले की भी सब लापरवाही चल रही है। एक ही दिन में पेमेंट हो रहा है क्या टलाते जा रहे हैं? ये तो टलाते जा रहे हैं किसानों। 1 माह हो गए, किसी को 2 माह हो गए, बोले आपके अकाउंट में पेमेंट आए हैं, अभी नहीं आए हैं, ऐसे बोल। इससे पहले भी आए थे क्या यहाँ पे? इसके पहले भी आए तो बोले आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं डले हैं, और अभी आए हैं तो बोले अभी तो पैसे नहीं हैं, बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? इस पूरे मामले में शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा का कहना है कि शाम तक सबका पेमेंट हो जाएगा। हमको पैसा मिलता है हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस में पैसा या तो ICICI बैंक या स्टेट बैंक से आता है।
हमारे पास पैसा 2-2:30 बजे आया है। उसके बाद लगातार हम यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों 3 दिन का अवकाश पड़ गया था, इसलिए आज भीड़ बहुत बढ़ गई है। कोई आदमी रुकना नहीं चाहता और पेमेंट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। चूँकि काउंटर एक ही है और हम लोग 3 लोग हैं, मुझे छोड़ करके 2 स्टाफ हैं, इसलिए थोड़ा सा असुविधा जा रही है। बहुत शीघ्र ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अच्छा, कब तक पेमेंट बांटेंगे आप आज अभी हम 8 साढ़े 8 बजे तक, रोज़ हम 9 साढ़े 9 बजे घर जाते हैं और रोज़ 8 बजे तक हम पेमेंट बांटते हैं। रोज़ 250 से 300 लोगों का विड्रॉल होता है। तो पूरा हो जाए, कितने लोगों का विड्रॉल किए हैं, मतलब ये फॉर्म? अभी तक तो हमने यहाँ 200 लोगों का विड्रॉल कर चुके हैं और करीब 70-80 विड्रॉल अभी और जमा है। हनुमान चौक से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के बीच रोड में स्थित ट्रांसफार्मर में सोमवार की दोपहर आग लग गई। आग लगते ही रोड पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं तत्काल ही विद्युत विभाग के अमले में पहुंचकर सुधार कार्य शुरू कर दिए गए। क्या नाम है आपका? मनीष। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, एकदम से फोन की, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया क्या? आई फायर ब्रिगेड, फिर कैसे बुझाया इसको आग को? लालबर्रा में सैन समाज की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने आए मऊगंज रीवा के पूर्व विधायक डॉक्टर IMP वर्मा, युवा सैन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सेन का बकोड़ा स्थित साईं मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद बैठक में पूर्व विधायक श्री वर्मा का शॉल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। बैठक में समाज के विकास को लेकर चर्चा की गई। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पांडरवानी लालबर्रा के वार्ड नंबर 2 के पंच सम्मानीय गौरी शंकर जी भारद्वाज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार द्वारा स्वागत करते हैं। ये सब भतीजे हमारे। इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि महोदय का भी स्वागत करते हैं पुष्पहार द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष महोदय। ये आज की तारीख में हम लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं। पिछड़े वर्ग से निकाल कर हम आपको अनुसूचित जाति में ले जाना चाहते हैं। इस बात को आप समझ लें, इस बात को समझ लें कि अनुसूचित जाति में जाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथियों ने कहा हमें शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए। अनुसूचित जाति में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो इस देश के जो बड़े बड़े IIT हैं, IIM हैं, जहाँ से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइमरी से लेकर और विश्वविद्यालय तक हमारे भाई को शिक्षा का अवसर मिले। दूसरी बात, शिक्षा मिले या न मिले बाद में पढ़ लेंगे। आज तो पढ़ाई लिखाई में हमारा समाज पीछे नहीं है। दूसरी बात है कि हमें शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मिल जाएगी। हम पिछड़े वर्ग में हैं तो पिछड़े वर्ग में भाव भी तो हैं, नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार को इस अपनी बात को मनवाने के लिए वहाँ उपस्थित हों। मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी आगामी 17 तारीख को भोपाल में दें, जिससे कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और हमारे सेन समाज को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त हो सके और उसका लाभ हमारे समस्त सेन समाज को प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आप सभी मध्य प्रदेश से सम्मानित श्री मोतीलाल वोरा जी की सरकार। अब हमने मोतीलाल वोरा जी से हमारे संगठन ने मिल करके सेन जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा करवा दी थी और सेन जयंती पर ऐच्छिक अवकाश आज भी होता है। विषय होता है कि ऐच्छिक अवकाश स्थायी अवकाश में तब परिवर्तित होता है जब आपका कर्मचारी ऐच्छिक अवकाश लेना शुरू करे। जब हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना निकालते हैं तो हर साल रिजल्ट ये होता है कि अन्य जाति के कर्मचारी सेन समाज के ऐच्छिक अवकाश का लाभ लेते हैं, परंतु हमारे समाज के 2-4 कर्मचारी भी उस ऐच्छिक अवकाश को नहीं लेते। और जब तक आप ऐच्छिक अवकाश नहीं लेंगे तब तक वह स्थायी अवकाश में परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए जब ऐच्छिक अवकाश है तो जितना भी कम से कम जो सेन समाज का कर्मचारी है उसे सेन जयंती के दिन सेन जयंती के कार्यक्रम में आए या न आए ये उसका विषय है, परंतु अवकाश जरूर ले कि आज मेरे भगवान का जन्मदिन है तो आज मुझे अवकाश चाहिए, मैं जयंती मनाने जा रहा। और ये कह करके ले हमने जो सेन जयंती पर ऐच्छिक अवकाश में सेन समाज लोगों के आवेदन पाए भी, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में फंक्शन है। सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती 29 नवंबर को आंवलाझरी में भी मनाई गई। गांव में स्थित भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान किए गए, फिर महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। आपका नाम बताएं। रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, पूरा परिचय बताइए। विश्वकर्मा समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आज विश्वकर्मा जयंती, कुछ लोगों को ऐसा ज्ञात है कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को आती है, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा सामूहिक पूजा होती है। विश्वकर्मा जयंती विश्वकर्मा पुराण के अनुसार माघ की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती आती, जिस समय भगवान विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी में अवतरित किया था। इसी कारण हम लोग जो है हर वर्ष इस तिथि में विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम सुबह भगवान जी का महाअभिषेक है, उसके बाद हवन पूजन है और हमारे माउंट आबू से पधारे ब्रह्म कुमारी आश्रम से कार्य में अनियमितता बरतने, शासकीय पद का दुरुपयोग करने और विकास के नाम पर लाखों रुपए की राशि गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्राम पंचायत सुरवाही के सभी पंच और अन्य ग्रामीणों ने गांव के सचिव और रोजगार सहायक पर कार्रवाई कर दोनों को पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर पीयूष भट्ट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर शासकीय राशि का दुरुपयोग और विकास कार्य पूर्ण न कर लाखों रुपए की राशि का गबन किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत सुरवाही में अब तक किए गए विकास कार्यों की जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर ग्राम पंचायत सुरवाही में ताला लगा दिए जाने की चेतावनी दी है। जी वही सब गमन को लेकर के ही पहुँचे सर हम लोग, तो वो 2,20,500 रुपये को यूपीओ पास कर दिया गया। आज तक उस जगह में सर जांच भी हुई एक बार, लेकिन वो जांच पे एक भी गिट्टी मुरुम कुछ नहीं पाया गया। 55,000 का यूपीओ पास करके मुरुम निकाल दिया गया। मुरुम मैदानीकरण और समतलीकरण के बारे में बताया गया, लेकिन उसमें भी 1 रुपये की मुरुम नहीं गिराई गई। तो गाँव में रोजगार भी नहीं, गाँव में रोजगार भी नहीं मिल रहा है। 2.5-3 महीने से सर वो लाख पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर अभी भी आपकी मांग पूरी नहीं होती, आपने कई बार आवेदन लगाया, अभी मांग पूरी नहीं होती, फिर अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम यही होगा सर, क्या कहते हैं, पंचायत को ताला लगा दिया जाएगा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व जनपद पंचायत और सुरवाही के पूर्व सरपंच सजनलाल कावरे ने बताया कि ग्राम पंचायत सुरवाही में रोजगार सहायक द्वारा कोई भी कार्य करने के लिए पंचों से सहमति नहीं ली जाती, न ही पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया जाता है। इसके अलावा सरपंच से बिल पास कराने के लिए हस्ताक्षर ले ली जाती है, जिसके चलते अब तक लाखों रुपए का गबन किया जा चुका है। मामले की कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक जनपद व जिला पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव के उप सरपंच डोलीचंद माने ने बताया कि गांव के मैदान में मुर्मीकरण व समतलीकरण के लिए 55,000 रुपये की राशि निकाली गई है, जबकि गांव में मुरम डाली ही नहीं गई। इसके अलावा उन्होंने गांव की सड़कों, नाली निर्माण सहित अन्य कार्यों के लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, ग्राम पंचायत सुरवाही में ताला जड़ दिया जाएगा। राशि 14वें वित्त आयोग का आया हुआ था,
उसमें मैक्सिमम लगभग 6-7 लाख का काम हुआ है, वो भी घटिया स्तर का। और नाली निर्माण साथ में पूर्ण किया जाना बताया गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और फर्जी बिल वाउचर, रोजगार ग्राम सहायक दोनों के साठगांठ के चलते वहाँ पर फर्जी बिल वाउचर लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है। और इसके पहले 181 मुख्यमंत्री ऑनलाइन और न जाने 3-4 वर्ष शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जनपद पंचायत और जिला पंचायत की मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे अधिकारी के द्वारा साठगांठ करके इस समय को टाला जा रहा है। मांग ये है कि वो जो ग्राम रोजगार सहायक और सचिव ये दोनों मिलकर के जो गबन किया है, इसकी जाँच हो और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और तत्काल वहाँ से पदमुक्त किया जाए और उन पर कार्रवाई हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्वकर्मा विकास परिषद लोहार समाज संगठन द्वारा सोमवार को गायखुरी मंडई मैदान में जिला स्तरीय प्रभु विश्वकर्मा जयंती एवं स्वजातीय नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस समारोह के दौरान भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना कर अतिथि का स्वागत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं द्वारा समाज की उन्नति, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व समाज के उत्थान आदि विषयों पर अपने विचार रखे गए। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विश्वकर्मा विकास परिषद जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी जुबराम विश्वकर्मा ने बताया कि आज के ही दिन भगवान विश्वकर्मा धरती पर प्रकट हुए हैं, जिसके चलते उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। भगवान विश्वकर्मा जब प्रकट हुए थे इस धरती पे महामाह की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष महामाह की त्रयोदशी को, तो आज महामाह की त्रयोदशी है, शुक्ल पक्ष है, जनवरी की 29 तारीख को वो प्रकट उत्सव मनाने के लिए हम विश्वकर्मा परिवार ने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मानव सेवा के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युवा समर्पण सेवा समिति जागपुर द्वारा 2 गरीब महिलाओं के इलाज करने का बीड़ा उठाया गया है। समिति के सदस्य घर घर जाकर लोगों से चंदा मांग रहे हैं और चंदे से प्राप्त राशि को 2 महिलाओं के इलाज के लिए उनके परिवार को सौंप रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेंगाटोला निवासी निशा पति धूरन पारदी और जयवंती पति यशवंत सोनेकर किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिनके उपचार के लिए चिकित्सकों द्वारा लाखों रुपए का खर्च बताया गया है। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के चलते उनके परिवार के लोग बीमार महिला का इलाज नहीं करा पा रहे हैं और इन महिलाओं को अब तक शासन द्वारा कोई शासकीय मदद भी प्रदान नहीं की गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही युवा समर्पण सेवा समिति के सदस्यों ने जागपुर रेंगाटोला और छिंदी टोला से चंदा एकत्र कर 6,000 रुपए की राशि दोनों महिलाओं के उपचार के लिए दी है। बीपीएल कार्डधारी जयवंती की बहन भगवंती बाई ने चर्चा के दौरान बताया कि परिवार की माली हालत बहुत खराब है, शासकीय मदद न मिलने के चलते वे जयवंती का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। शुरू बारिश लाए हैं अभी तो हम। अच्छा, इनके पति क्या करते हैं? तो पापा को पैरालिसिस हो गया है, अटैक भी आ चुका है, अटैक का ऑपरेशन हो चुका है, पैरालिसिस हो गया और भैया को सिकलिन की बीमारी
पालन पोषण करने वाला कौन है? अभी तो फिलहाल भैया ही करता है। अच्छा, जिनको बीमारी है। हाँ। ये आप वैकल्पिक व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? घर से ही करते हैं। अच्छा। वहीं निशा पारधी के देवर भरत चैनलाल पारधी ने चर्चा के दौरान बताया कि उनकी भाभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। गंभीर रोग के चलते पिछले 2 वर्षों से उनका स्वास्थ्य खराब है, जिनके उपचार के लिए परिवार को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अच्छा, ये आंगनवाड़ी सहायिका है? हाँ। तो ये पदस्थ है पिछले थोड़ा? हाँ, अभी तो पदस्थ है, बाकी अभी तो बहुत देर तक जा ही नहीं रहे। कितने वर्षों से बीमार है? ये बीमार इनको 2 साल हो गए अभी। 2 वर्षों से बीमार है। तो अभी तक कुछ यानी ऐसा कुछ शासकीय मदद या ऐसा? नहीं, अभी तो कोई शासकीय मदद नहीं। कहाँ इलाज करा है? कहीं से आराम नहीं लगा? नहीं, कहीं से आराम नहीं लगा भैया। अच्छा, ये बताइए कि कितना पैसा लग रहा है जहाँ इनका इलाज हो जाए? वहाँ करीब 2.25 से 2.5 लाख रुपये बताया अभी ऑपरेशन के लिए। अच्छा, तो अभी कैसे इकट्ठा कर रहे हैं पैसे? अभी तो भैया वो पहले आज भैया गए हैं, वो अपना जो उससे मिलता है भैया, गवर्नमेंट से मिलता है जो ऑपरेशन के लिए। चंदा एकत्र कर दोनों परिवार की मदद किए जाने के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान युवा समर्पण सेवा समिति जागपुर के उपाध्यक्ष फूलेंद्र बागड़े ने बताया कि दोनों महिलाओं के उपचार के लिए गांवों से चंदा एकत्र किया जा रहा है और उस चंदे की रकम बीमार महिलाओं के परिजनों को दी जा रही है ताकि वे इलाज करा सके। हम रेंगा टोले में आंगनवाड़ी के मैम हैं, उनकी स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो हम पैसे के लिए गांव मतलब हमारे जागपुर, छिंदी टोला, रेंगा टोला, इन गांव से जा के घर घर जाकर उनके इच्छा, उनका स्वेच्छा अनुसार उनसे पैसा ले रहे हैं, जिससे हमारे पास लगभग कुछ 6-7 हज़ार रुपये जमा हुआ है। 6,000 रुपये। तो वही हम अभी उनके घर जाकर उनको पैसा देंगे। तो फिलहाल किए हैं, सास की मदद के लिए थोड़ी सी अपील किए हैं, अब पता चलेगा कब तक होता है सास की मदद। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्रों और प्रायोगिक परीक्षा सामग्रियों का वितरण समन्वयक संस्था से 1 फरवरी से किया जाएगा। इस संबंध में समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि 1 फरवरी से यह सामग्री विद्यालयीन कार्य दिवस में वितरित की जाएंगी। श्री लटारे ने सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों से कहा है कि वे स्वयं या उनके अधीनस्थ अधिकृत प्रतिनिधि यह सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। स्कूली बच्चों को लोकसभा व विधानसभा की कार्यप्रणाली का ज्ञान कराने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट विद्यालय सभागृह में सांसदीय कार्यशाला युवा सांसद मंच का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित इस संसदीय कार्यशाला में स्कूली बच्चों द्वारा सदन कार्यप्रणाली का मंचन कर शून्यकाल, प्रश्नकाल सहित अन्य सदनी कार्यप्रणालियों की जानकारी दी गई। विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने राहुल भटले, जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे और राजनीति शास्त्र के ज्ञाता श्री कस्बे की प्रमुख उपस्थिति में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी पक्ष और विपक्ष 2 भागों में बंट गए, जिन्होंने सदन की कार्यवाही का मंचन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने पक्ष विपक्ष में रहकर एक दूसरे पर जमकर सवाल दागे और प्रश्नकाल के दौरान बेंच ठोकते नजर आए। संसद कार्यशाला के मंचन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विद्यालय प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि स्कूली बच्चों को सदन की कार्यवाही का ज्ञान कराने के लिए संसदीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों को सदनी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जा रही है। संसदीय कार्यशाला युवा संसद का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में जो कार्रवाई होती है, जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार के किसी समस्या को लेकर आपसी विचार विमर्श होता है, जिस प्रकार के जिम्मेदार जो मंत्री या शासन होता है अपने किए गए कार्यों का लेखा जोखा किस प्रकार वो जनता के सामने रखते हैं, तो चूँकि लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं सदस्य, वो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को भी रखते हैं। तो ये जो कार्रवाई होती है विधानसभा और
लोकसभा की, इन सब का मंचन कर हम छात्रों को उस कार्रवाई से अवगत कराना। भरवेली के हायर सेकेंडरी स्कूल में 29 जनवरी को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य श्रीमती मंजुला मिश्रा, वरिष्ठ व्याख्याता KL तुर्कर और श्रीमती भारद्वाज की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस समारोह में स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। तालियां बजाएं इनके लिए, तालियों में कमी ना करें। बोलो ऐ जाती रे
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अदालत द्वारा सजा से दंडित करने पर राजस्व निरीक्षक प्रदीप मिश्रा निलंबित। मंडला की अदालत ने राजस्व निरीक्षक मिश्रा को सुनाई थी 7 साल की सजा। वारासिवनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की हड़ताल समाप्त। 10 दिन पहले हुई हत्या का पर्दाफाश। जादू टोने के संदेह में की गई थी चरवाहे की हत्या। अपनी ही उपज बेचने के बाद पेमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं किसान। सुरवाही के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर लगाया गबन का आरोप। कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन, कहा गबन की जांच नहीं हुई तो पंचायत में जड़ा जाएगा ताला। और 1 फरवरी से वितरित किए जाएंगे बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र और प्रायोगिक सामग्री। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।